हेलो बच्चों। तो आज है हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर नीट एग्जाम 2024। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में बेसिक बेसिक बातें देखेंगे कि फिजिक्स हमको पढ़ना कैसे है। जब तक फिजिक्स का हम लोग का सिलेबस चलता रहेगा, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक तो फिजिक्स पढ़ना है और दूसरी होती है फिजिक्स कैसे पढ़ना है। देखो सबको मालूम है कि नीट नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, वो आते हैं आपके क्लास ट्वेल्थ के पोर्शन से। तो सबके मन में होता है कि यार चलो सीधा क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स ही पढ़ते खत्म करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहां से आते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो तो है अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बट ऐसा नहीं होता, हर चीज को पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। फिजिक्स को भी पढ़ने का एक सीक्वेंस है। बिना क्लास 11th के आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन लंबे समय तक अगर याद रखना है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन चाहते हो कि आपसे बनने लगे, तो उसके लिए क्लास 11th का फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने के पहले बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। और बेसिक मैथमेटिक्स के साथ में और कौन कौन से चैप्टर्स जो हमको पढ़ने हैं, जिससे कि फिजिक्स में हम लोग अपना बेस तैयार कर सके, जिससे कि हम लोग फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज है आपका इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको सिर्फ आज लास्ट में एक दो टॉपिक सिखाऊंगा, बट पूरा लेक्चर जो भी रहेगा वो इंट्रोडक्शन पे रहेगा, जिससे आपको ये समझना है कि फिजिक्स हमको साल भर पढ़नी कैसे है। जिससे कि देखो ये वीडियो कौन कौन देख सकता है, जो अभी 11th में गया है, या फिर जो 12th में है, या फिर जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर बेसिक लेवल पे 60-70% तक अपने आप को तैयार करने की, हाँ हमको एक बार ऊपर ऊपर से बेस समझने लगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगाने लगे, वो सब के लिए ये बच्चा मतलब उस वो टाइप का बच्चा इसको देख सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, तो मेरा नाम है अंकुश मिश्रा। ठीक है, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन और मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर फिजिक्स। चलिए देखो, सबसे पहला सवाल, क्या 11th इजी है? सबको लगता है कि भैया टेंथ तो निकल गया, चलो कैसे ना कैसे भगवान की कृपा से कोविड में 10th निकल गया हम लोगों का। बट क्या 11th इजी है? तो मेरा ओपिनियन ये है कि बिल्कुल भी नहीं, 11th इजी नहीं है। क्योंकि अगर आपके 10th का लेवल यहाँ पर है, तो 11th सीधा आपका चला जाएगा ऊपर। और ये जो बीच का गैप है, ये गैप वही बच्चा भर सकता है जिसका बेस मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रहेंगी और वो कैलकुलेशंस करने के लिए क्लास 10th का मैथ्स बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो पूरी मैथ्स की बात नहीं कर सकता, बस उतना मैथ्स कि आपको एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शंस ये सब करना आता हो, पॉइंट को शिफ्ट करना आता हो, 10 के पावर को ऐड, मल्टीप्लाई और जोड़, मतलब 10 की पावर को जोड़ना और घटाना आपको आता हो। ठीक है, इतनी सारी चीजें उम्मीद रखता है एक टीचर की, शायद एक बच्चे को आती होगी, जो कि मैं भी रखूंगा आपसे। समझ गए? मैं क्लास 11th को सिखा रहा हूं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 10th की बेसिक चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, चलिए तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि क्लास 11th इजी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 9th क्लास 10th क्लास से टफ होती है ज्यादा, वैसे ही यहाँ पे 11th 12th से ज्यादा मुश्किल रहती है। अगर 11th निकल गया तो 12th मक्खन जैसा निकल जाएगा आपका, एकदम आराम से। समझ गए? वो उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि 11th पूरा पूरा कंसेप्ट है, पूरा पूरा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कंसेप्ट पे ही प्रॉब्लम है। और इसके बाद क्लास 12th में यहाँ का कंसेप्ट, क्लास 11th का कंसेप्ट आपको क्लास 12th में अलग रूप में अप्लाई करना बस, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जाने। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे बच्चों का होगा, सर जी हमारी मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्या मैं इसको कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हो, कहे नहीं कर सकते। मैथ्स कमजोर है ना, उसके नीचे तो नहीं हो ना कि तुमको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना नहीं आता, डेसिमल नहीं आता, सब आता है ना, चिंता मत करो, नो टेंशन, हम सब सिखा देंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा? जी बिल्कुल, एकदम बेसिक से। इसको जो भी बच्चा देख रहा है, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे क्लास 12th का हो,
इतना समझ लो कि यहाँ पर एकदम बेसिक से जाऊंगा मैं, एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से उठा के आपको एडवांस तक पहुंचा दूंगा। और सबसे पहले हम लोग क्लास 11th का ही फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए। देखो, फिजिक्स पढ़ने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अब उनमें से किस मेथड को हमको चूज करना है कि फिजिक्स पढ़ना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक होता है सिर्फ पढ़ना, कि भैया चलो आए बुक खोले, आईएमपी टॉपिक ये फला फला देखा, निपटा, खत्म किया, बस। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, समझ गए। अगर प्रॉपर रूप से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई एक सब्जेक्ट का तो मालूम है, इन केस जिसको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है तो उसके लिए तो फिजिक्स सीक्वेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसको एग्जाम के लिए पढ़ना है और वो चाहता है कि एग्जाम में उससे कहीं भूल ना हो, उसको भी सीक्वेंस में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरुआत से ही सीक्वेंस में पढ़ते रहिए कि फिजिक्स को सीक्वेंस में कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना और सीक्वेंस में पढ़ना बहुत अलग बात है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा, जैसे कि जो जूनियर जूनियर या फिर जो 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, कॉलेज में उनके लिए फिजिक्स 1 का टीचर अलग होता है, फिजिक्स 2 का अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा फिजिक्स 1 नहीं कर पाएगा तो वो फिजिक्स 2 में कभी अपनी बुद्धि लगा ही नहीं पाएगा। अगर लगा भी लिया तो लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि हम लोग को फिजिक्स को पढ़ना कैसे, मीन्स चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कि बिना इनको फॉलो किए हम लोग आगे जा ही नहीं सकते, समझ गए। तो सबसे पहली बात, अब आते हैं कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहला जो आपको चाहिए वो चाहिए इमेजिनेशन की पावर, ठीक है। क्या चाहिए आपको, इमेजिनेशन की पावर चाहिए, कि अगर सर ने सवाल बोला, सवाल अगर थियोरेटिकल है तो आपके पीछे, इधर बोलते ना, इधर ये पीछे वाले ब्रेन में इमेज बन जाना चाहिए, समझ गए। जैसे कि बैठे बैठे सपनों में ख्याल लगाते हो, हमारी वाली ऐसी होगी, समझ गए, बिल्कुल वैसे ही सवाल पढ़ते ही पीछे इमेज बन जाना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में आपको एक डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा है, प्रोजेक्टाइल का है कि सी में 3 शिप्स है, ठीक है, और एक शिप ने 2 बॉम्ब छोड़े, ठीक है। एक बॉम्ब एक बॉम्ब को लॉन्च किया गया पहले शिप पे जिसका एंगल था 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरे बॉम्ब को लॉन्च किया गया एंगल 45 डिग्री पे, ठीक है। तो फिर ये जो मैंने सवाल बोला कि 3 शिप, चलो भैया 3 शिप, समुद्र में 3 शिप, उसके बाद में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनना चाहिए दिमाग में भैया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 30 डिग्री, फिर थीटा 45 डिग्री, ऐसा बनना चाहिए। जैसे कि आपको मैं अगर सवाल बोल दूं कि 2 गाड़ियां चल रही और आपस में टकरा गई, बूम भड़ाक, एकदम, वो इमेजिन करो। जब तक पीछे वाले मेंढक में वो सब बातें पिक्चर के फॉर्मेट में नहीं बनेंगी ना, तब तक फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना इम्पॉसिबल है। और अगर इमेजिनेशन हो गया भैया, 50% तुम्हारा काम यही निपट गया, 50% काम खत्म। फिर उसके बाद में इमेजिनेशन के बाद आता है भैया, अब तो इमेजिनेशन बन गया, मतलब कि एक बॉडी तैयार कर ली हमने अपने ब्रेन में इमेज के फॉर्मेट में। अब आता है कि हमको कंसेप्ट कौन सा लगाना है, कि हमको कंसेप्ट कौन सा लगाना है, ठीक है। अब जब कंसेप्ट लगाना है तो कंसेप्ट पढ़ना भी होगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है। इन दोनों के होने के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी कैलकुलेशन। क्या आती है, कैलकुलेशन। देखो, नीट के ना बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन में वीक होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते कि उनका कैलकुलेशन अच्छा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन, तो मैं आपको बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से अच्छा तो करवा ही दूंगा। देखो, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी होगी, समझ गए। कैलकुलेशन बार बार करने से ही आप लोग कैलकुलेशन को छोटा कर पाओगे, समझ गए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन सिखा दिया उसका कैलकुलेशन ये है तो आपको वही फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो आता है तो वीडियो को वहीं पे पॉज करना है, खुद ट्राई करना है। पहले अपना 1-2 पन्ना बिगाड़ो, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करो, देखो मैंने क्या किया है, तब आप लोग कंपेयर करो, अरे भैया हमारा तो बहुत बड़ा है, सर ने जो किया वो तो बहुत छोटा है,
समझ गए? तो कंपैरिजन करोगे तो आपको और डायमेंशंस मिलेंगे कि हाँ, हम लोग कैलकुलेशन में इस स्टेप को उड़ा सकते हैं, इस स्टेप को माइंड में ही सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो सब कब मालूम पड़ेगा, जब आप लोग बहुत बार पूरा पूरा स्टेप्स लिख के अपने पेन को अपने बुक के ऊपर घसोगे ना, तभी। समझ गए? तो ये बाय प्रैक्टिस आएगा। और ये दोनों चीजें अगर आप सीख गए, 75% खत्म, ये है आपका 25%। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको आंसर तो कैलकुलेशन से ही मिलने वाला है। इमेजिनेशन कंसेप्ट तो क्वेश्चन समझने में काम आएगा आपको, लेकिन आंसर तो कैलकुलेशन ही दिलवाएगा। समझ गए? तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, और खुद से भी क्वेश्चंस लगाते रहना यार, क्वेश्चंस की कमी मत पड़ने देना, ठीक है? देखो एक बात, अगर जिसको प्रॉपर नीट निकालना है ना, उसके लिए एक आइडियल टाइम टेबल मेरे हिसाब से क्या होता है, जो होता है 18 मंथ्स का, जो होता है 18 मंथ्स का, ठीक है? एक आइडियल टाइम टेबल जो नीट के बच्चों को फॉलो करना चाहिए। 18 मंथ्स को भी यहाँ पे 6-6 महीने पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? 6 मंथ्स, फिर उसके बाद 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, ठीक है? जिस बच्चे ने इस टाइम टेबल को एकदम बोलते हैं ना इज्जत में फॉलो किया, एकदम डिसिप्लिन होके, उसका नीट निकलने से तो स्वयं एम्स का एचओडी भी नहीं रोक सकता, चेयरमैन यार रोक ही नहीं सकता यार। बोलेंगे आओ बेटा सीट तुम्हारी ही तो है, ठीक है? देखो 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स आपको देने हैं क्लास 11th को, क्लास 11th, जहां पर आपके क्या होंगे मालूम है? डेली के डेली फिजिक्स, केम और बायो, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा और ये 2 घंटा डेली पढ़ना है। 6 घंटे का तो छोड़ना ही नहीं है फिजिक्स, केम और बायो, मतलब कि ये 6 घंटा तो डेली पढ़ाई अलग से। उसके बाद में मतलब आप भी जहां कोचिंग वगैरह जा रहे हो, किसका भी वीडियोस वगैरह अगर देख रहे हो, कोई भी कोर्स लेकर रखा है, वहां पे आपको फिजिक्स 2 घंटा, केम 2 घंटा, बायो 2 घंटा, ये पढ़ना ही है। फिर उसके बाद में सेम चीज फॉलो करना है आपको, कहाँ के लिए? क्लास 12th के लिए। यही सेम चीज क्या फॉलो करना है आपको? यही सेम चीज फॉलो करना है। फिजिक्स 2 घंटा, केम 2 घंटा और बायो 2 घंटा। और ये जो आखिरी महीना है भैया, अगर ये आखिरी महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और दबा के प्रैक्टिस और भैया मॉक टेस्ट, बस इतना लगा लो यार, तो कुछ नहीं होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और हाँ, ये 6 घंटा पढ़ने के बाद में अलग से 6 घंटे का रिवीजन भी देना है। समझ गए? रिवीजन, एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार आपके हाथों से गुजरने चाहिए, कम से कम 5 बार। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको आता है, अरे सर ये तो आता है हमको, हम इसको नहीं, अब इसको नहीं करने वाले, देख लिया काम होगा नहीं। लिखो 5 बार, लिखो मतलब लिखो। समझ गए? लिखने से क्या होगा मालूम है? आपके ब्रेन में स्टेप्स ऑटोमेटिक बनने लगेंगे सवाल करते हुए। समझ गए? वो कब आएगा? जब आप लोग 5 बार 10 बार खुद एक सवाल को घिसोगे ना, तब आएंगे वो। समझ गए? फिर उसके बाद में अब इसके साथ में क्या 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 पढ़ना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बस पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखो यार, क्योंकि इसके बाद में हम लोग अपना आज टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है? चलिए, तो देखो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग कहाँ पर। देखो, तो आपको मेन बात ये है कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, अगर आप लोग इच्छा है मुझसे पढ़ने की, ठीक है, या फिर मुझे आपको सिखाने की इच्छा है, तो मैं आपको क्या क्या दूंगा। तो जो मैं आपको चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज डीपीपी शीट्स, ठीक है? डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली के डेली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, डेली के डेली आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वो डीपीपी की शीट्स आपको लगानी है। उससे भी पहले, उससे भी पहले जो आपको लगाना है, ठीक है, ये डीपीपी तो दूसरे नंबर पे आएगी आपकी, इसके पहले आएंगे क्लास के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैं क्लास में सिखाऊंगा वो क्वेश्चंस भी लगाने। देखो, क्लास वाले क्वेश्चंस का मतलब पूरे के पूरे, ये जो मैं स्क्रीन नहीं है मेरे पीछे, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। क्वेश्चंस आपको अपने बुक के अंदर लिखने हैं क्यों, और डीपीपी वाले तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ही। ये दोनों चीज करने के बाद में, ठीक है, तीसरा चीज जो मैं क्लासरूम में ही आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा। पीवाईक्यूज वो भी कितने साल के मालूम है? 22 ईयर्स के, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज। नीट जब एआई पीएमटी था वो भी, ओके, ठीक है बच्चों, तो पीवाईक्यूज वो भी 22 साल के, ठीक है? चलो, फिर चौथा चीज जो आपको करना है, देखो
आपको ना यहाँ से एक मॉड्यूल के टाइप में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस डिवाइड होंगे टॉपिक वाइज। ओके, टॉपिक वाइज रहेंगे। फिर उसके बाद आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे। और आफ्टर दैट में आपके क्या होंगे कि मल्टी टॉपिक के क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्स होंगे, मतलब कि 3-4 कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना दिए गए। और उसके बाद में आपको PYQs तो दिए ही रहेंगे शीट के एंड में, जो आपको मैं खुद यहाँ पे बताऊंगा। ये सेक्शन आपको खुद से ट्राई करना है, जबकि इसकी सॉल्यूशन वीडियो सेपरेटली अपलोड की जाएंगे बट टाइम से। ठीक है, तो ये तीनों चीज तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में ये भी करना है। और पांचवा चीज, इतना होने के बाद में, ठीक है, देखो दिशा की ना एक एनसीईआरटी की बुक आती है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग वो बुक ले लो, अगर आपके यहाँ मिलती होगी, क्योंकि उसने ना एनसीईआरटी को पूरा एक्सट्रैक्ट करके, मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यूज उसके अंदर डाले गए हैं, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है वो। ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पांचवा जो आपको फिर उसके बाद करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, छठवें नंबर पे आता है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या आता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है आपको। इतना होने के बाद में अगर मन नहीं भरे, तब आपको जाना है दादाजी के पास। किसके पास जाना है आपको? दादाजी के पास। जो दादाजी आपके रहेंगे कौन? HC वर्मा। समझ गए? तब HC वर्मा उठा लो, MTJ का फिंगर टिप्स ले लो, जो आपके मन में है, जो आपके मन में आया उठा के सॉल्व करो। समझ गए? बट इतनी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। समझ गए? ये 6 की 6 चीजें तो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो हो गया, नहीं, क्लास के क्वेश्चंस फिर से लगाने हैं, डीपीपी के प्रॉब्लम्स भी करने हैं, और इसका सॉल्यूशन भी वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, पीवाईक्यूज भी करने, जो मैं कहूंगा एक एक पीवाईक्यू 5-5 बार लगाना है, एक एक पीवाईक्यू। समझ गए? फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पीवाईक्यूज की एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, बट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके सॉल्यूशंस अपलोड करता रहूंगा। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करके आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर आप लोग अपने डाउट्स वगैरह पूछोगे, और वीक में कभी एक बार टाइम मिलेगा तो मैं वो सारे के सारे डाउट्स आपको सिखा दूंगा। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछ, देखो थ्योरी नहीं पढ़नी एनसीईआरटी की, थ्योरी में आपको सब सिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर तो करनी ही करनी है। इतना करने के बाद में आप लोग 80% डन तैयार हो गए, और बार बार प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा कर 100% तैयार। मन में आया तो दादाजी को भी उठा लेना। समझ गए? बट इतना करना है, और आराम से हमको 5-5.5 महीना जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 महीना तो जाएगा ही जाएगा क्लास 11th पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, और लास्ट के 6वें महीने में एक 1 शॉट सीरीज निकालेंगे, जो लगभग सब लोग निकाल ही रहे हैं आजकल, आप सब देख ही रहे हो। ठीक है, एक 1 शॉट सीरीज में 16 के 16 चैप्टर क्लास 11th के पूरे कंप्लीट कर लेंगे, एक एक चीज के साथ। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं चैप्टर्स, कि चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं हमको किस क्लास 11th में। ठीक है, चलिए देखिए, क्लास 11th के फिजिक्स को ना क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ओके, क्लास 11th के फिजिक्स को ना क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ओके बच्चों, तो आइए तो देखते हैं कि कौन कौन से क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है? अरे भैया फिजिक्स है, फिजिक्स में आएंगे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस होता है मैथमेटिक्स से। सही सही तो है ना कि स्टार्टिंग में ज्यादातर बच्चे जो नीट के होते हैं वो लेते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मैथ से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। क्या ही लिमिट, क्या है इंटीग्रेशन, क्या है डिफरेंशिएशन, क्या ही बाइनोमियल, उनके लिए सारे शब्द नए नए से लगते हैं उनको। शुरू में जाते वो लोग डर जाते हैं, अरे भगवान क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग। नहीं, तो पहले बेसिक मैथ्स अपना तैयार कर लो, जैसे कि कैलकुलेशंस में और बहुत सारी चीजों में यार बेसिक मैथ्स बहुत काम आएगा आपको। समझ गए? बेसिक मैथ्स में जो सबसे पहले आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो सबसे पहली चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबने क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से, बट मैं आपको दूंगा एक ऐसी ट्रिक, 3 लाइन में उत्तर झोली में डालो और चल दो। समझ गए? फिर उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल
अप्रोक्सीमेशन, एक्सपेंशन नहीं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। भैया जब कैलकुलेशन करोगे, मान लो सवाल में मिल गया 1.003 का स्क्वायर बताओ, तब क्या 1.003 मल्टीप्लाई बाय 1.003 का मल्टीप्लाई करने बैठोगे, चार नंबर का मल्टीप्लाई करोगे? नहीं ना, कुछ तो ट्रिक चाहिए पढ़ने के लिए ना, ये ट्रिक वही है, समझ गए? चलिए बोल के लिखा देते, देखो 1.006 का आपसे कोई रूट पूछ ले, कैसे निकालोगे? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, समझ गए? चलो फिर उसके बाद में तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। स्कूल में पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वही पढ़ना है वापस। चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। अरे फिजिक्स में हर जगह मिलने वाला है डिफरेंशिएशन। और ये चार बन गया क्या? ये डी आएगा। फिर पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है आपको? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से तो आपको दोस्ती कर लेनी है पूरे फिजिक्स में। जैसे ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू हुआ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हर जगह मिलने वाला है आपको, ठीक है? चलो फिर उसके बाद में अगला टॉपिक क्या होगा आपका? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया आपका, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या बचता है आपका? एक आता है आपका ग्राफ, ठीक है? ग्राफ का टॉपिक। फिर उसके बाद में आपको एक और टॉपिक पढ़ना है EFGH, जो है आपका लॉगरिथम। बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है कि लॉग क्या होता है, ठीक है? तो इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद में आपका बेसिक मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट भाई साहब हमारे, ठीक है? वो क्या है? वो है हमारा वेक्टर्स, ठीक? वेक्टर्स, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों? देखो वेक्टर्स का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में दिया गया है हमको कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है बच्चों? ओके, वेक्टर्स का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ हमको दिया गया है कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। वेक्टर्स कैलकुलेशन को इतना आसान बना देता है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ग्रेविटेशन में, वर्क एनर्जी में, ओके? फिर बाद में आपका पार्ट 2 में जहां जहां पर आपको दो फोर्सेस दे होंगे, उनका डायरेक्शन होगा, कहीं भी अगर डायरेक्शन का नाम आया तो वहां पे आपको वेक्टर्स लगाना ही लगाना है, समझ गए? तो वेक्टर्स आपको सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन इजी करनी है, और वेक्टर्स में सेपरेट क्वेश्चंस भी आते कभी कभी, ठीक है? चलिए, वेक्टर्स तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए ही पढ़ना है, कि वेक्टर्स पूरी पढ़ ली ना तो कैलकुलेशन यू चुटकियों में हल होंगे, चुटकियों में, समझ गए? चलिए के बाद में जो अब आपके मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे, तीसरा टॉपिक आपका क्या है? वो फिजिकल वर्ल्ड, ओके? फिजिकल वर्ल्ड। चौथा टॉपिक आपका है यूनिट्स मेजरमेंट, यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। देखो फिजिकल वर्ल्ड से कभी तो आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया और ना आगे पूछा जाएगा, फिर भी क्यों सिखाया जाता है? ताकि फिजिक्स में एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके, बस, ओके? देखो अब यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशंस में, डायमेंशन वाला टॉपिक हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बट यूनिट्स और मेजरमेंट हम लोग पहले पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना, किलोमीटर को कन्वर्ट करना, डेका को नैनो को, तो ये सारे चीजें जो हमको यूनिट्स में रहते हैं ना, कन्वर्ट कैसे करना है वो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है? और इस टॉपिक से भी 2-3 क्वेश्चन हर साल टपक ही जाते हैं, ठीक है? चलो फिर उसके बाद में आपका आता है, आपसे मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर छठवां टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। सातवां टॉपिक रहेगा आपका लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन बोल दो या फिर न्यूटन बाबा के नियम बोल दो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि न्यूटन्स के कौन कौन से लॉज है जो मोशन के लिए काम आएंगे, ठीक है? फिर आठवां टॉपिक जो रहेगा आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे फिजिक्स के लिए, मतलब 8 तक पकड़ लो,
1 to 8 टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है पहले, बेसिक से बेसिक चीजें। अगर ये 8 टॉपिक छोड़ के कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया ना आप लोग, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, समझ गए। पहले इन 8 टॉपिक को खत्म करो, फिर जो पढ़ना है पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर इन 8 टॉपिक से क्या होता है, गाड़ी थोड़ी आपकी बदल जाती है, क्योंकि ये यहाँ तक आपका पूरा फिजिक्स का बेस तैयार करेगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद में 9वां जो आपका होता है सेंटर ऑफ मास, ओके, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं जिसको, या फिर आप लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। 10वां रहता है रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। फिर 11वां आपका आता है ग्रेविटेशन। अब देखो, ग्रेविटेशन की एक खास बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरा का पूरा ग्रेविटेशन अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इसका यूज आपको मिलेगा सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कहा मिलने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलने वाला है। बेसिक चीजें बता दूं, आपने ग्रेविटेशन का ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समझ गए। और इसका ही सेम एक जुड़वा भाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समझ गए। क्या लगभग बराबर नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बराबर, बस यही चीज तो हमको फॉलो करनी है। चलिए ठीक है, चलो फिर उसके बाद में जो हमारा 12वां टॉपिक आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बहुत सिंपल सा चिंदी सा टॉपिक है, चुन्नू मुन्नू सा, ओके। फिर 13वां आपका आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से अच्छा, मतलब आराम से इसके ऊपर 10-12 दिन जाएंगे अपने आराम से फ्लूइड्स के ऊपर, फ्लूइड्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 टॉपिक आता है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। ये 14 टॉपिक आपने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में जो आपके 15वां टॉपिक है आपका, कौन सा, 15 नंबर का टॉपिक है, उसका नाम क्या है आपका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 16वां टॉपिक है आपका थर्मोडायनामिक्स, ओके, थर्मोडायनामिक्स। 17वां टॉपिक है आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 19वां टॉपिक है आपका वेव मोशन, इसको ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं, जो स्टेट बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो ये 19 टॉपिक लगभग आपको पढ़ने हैं अपने किस में, क्लास 11th में। मस्त पैकी एकदम अच्छे से 6 महीने तक डेली का डेली लेक्चर अपना चलता रहेगा, अच्छे से हौले हौले से पूरा पूरा पढ़ के PYQs नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते लगाते अच्छे से पूरा क्लास 11 हम लोग खत्म कर लेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो आज ये दोनों टॉपिक निपटाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर भी बेसिक मैथमेटिक्स जहां तक मुझे लग रहा है कम से कम तो अपना 7 दिन आराम से ले ही लेगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए ओके, आइए तो अभी हम लोग टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैं बहुत बेसिक से जाऊंगा, तो जो बड़े बच्चे होंगे, मतलब जो 12वीं में होंगे, जिन्होंने 12वीं पास किया होगा, रिपीटर्स होंगे, तो वो लोग ऐसा मत करना कि सर कितना बेसिक सिखाओगे, चलने दो, जैसे ही दूसरा तीसरा होगा तब हम लोग फॉर्म में आएंगे, ठीक है। चलिए देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है हम लोग का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब x की पावर अगर 2 है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जहां पे a मेरा क्या होता है, a मेरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b मेरा क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c मेरा क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब इसके रूट्स भी निकलते हैं, रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो आपने अल्फा और बीटा के रूट्स का एक फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, कि उसके रूट्स की वैल्यू क्या होती है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य सूत्र या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोई गलती नहीं करनी, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, भूले तो पिटे एकदम। समझ गए? चलिए, फिर उसके बाद में क्या आता है? फिर उसके बाद में आता है आपका कौन सा? सम ऑफ द रूट्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स। किसका? सम ऑफ द रूट्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो आता है अल्फा इंटू बीटा से सी अपॉन ए। सी होता है कांस्टेंट और ए क्या होता है मेरा? ए मेरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए, तो जाहिर सी बात है, अब ये बेसिक चीजें पता, सीधा सवाल पे आते भैया। चलिए मैं आपको एक बेसिक सवाल देता हूं, जिसको मैं 3 टाइप में सॉल्व करूंगा। एकदम बेसिक से, श्रीधराचार्य सूत्र से, फिर फैक्टराइजेशन से, ओके, और लास्ट में आएगा हमारा ट्रिक। चलिए, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, तो हम लोग को इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। कंपेरिजन करने से b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई, और a की वैल्यू हो गई भैया 1। ठीक है, a का मान कितना मिला? 1, b का मान -3, c का मान 2। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रूट्स निकाल देते हैं। अल्फा कॉमा बीटा कितना मिल जाएगा? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू, माइनस है, b मेरा -3 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरा कितना है? a मेरा 1 है, c मेरा 2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। चलिए, फिर कितना मिल जाएगा? 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 माइनस 8 1 का रूट 1, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 3 प्लस माइनस 1/2। अब ये जो मेरे को अल्फा और बीटा मिला है, अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। अल्फा के ले लूंगा 3 प्लस 1/2, और बीटा के ले लूंगा मैं 3 माइनस 1/2। यहाँ ये मुझको मिल जाएगा 4/2 बराबर 2। अल्फा मेरे को मिल गया 2, 2/2 बराबर 1। बीटा मेरे को मिल जाएगा 1। तो मेरे को अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? 2, और बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 1। ठीक है, अब ये मेरा आ गया बाय श्रीधराचार्य सूत्र। अब मेरे को यही अल्फा और बीटा निकालना है, किससे? फैक्टराइजेशन से, जहां पे हम लोग x को मानते हैं कि x क्या है? मेरा रूट्स है। ठीक है, चलिए सेम चीज क्वेश्चन लिखो वापिस। क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0। ठीक है, चलो अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किया करते थे कि ऐसा कोई दो नंबर लेंगे कि जिसको प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट का नंबर आए। मतलब ऐसा कोई दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले? 2x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पे ले -3x। तो मुझे पता है ऐसा नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? प्लस 2x स्क्वायर, और जोड़ने पे माइनस का 3x। मतलब इक्वेशन मेरा अभी तक बैलेंस है। तो x यहां से कॉमन निकाल लो, कितना मिल जाएगा? x माइनस 2, फिर माइनस का 1 कॉमन, मतलब माइनस कॉमन निकालोगे तो -1 कॉमन आएगा। यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, फिर यहाँ पे आप x माइनस 2 कॉमन निकाल लोगे, और यहाँ बन जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको दो चीज मिल जाएंगी। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, x माइनस 2 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा। तो क्या होगा? x माइनस 2 0 होगा, तो x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा? x माइनस 1 0 हुआ, तो आपका क्या होगा? x की वैल्यू 1 होगी। देखो, अब ये जो रूट्स मिले ना, इसका मतलब क्या मालूम है? x की वैल्यू 2 और 1 दोनों के दोनों इस इक्वेशन में बराबर के बराबर फिट बैठेंगे एकदम।
समझ गए, दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर एकदम फिट बैठेगी। जैसे कि देखो मैं अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ, इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, जीरो मिलने वाला है कि नहीं, 4 माइनस 6 प्लस 2, जीरो मिल जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 जीरो। चलो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई किया। अब x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 1 रखता हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 1 3 3 माइनस 3 जीरो। मतलब कि दोनों के दोनों मेरे प्रॉपर के प्रॉपर रूट्स मुझे मिल गए, लेकिन हमें इतना सारा भाजीपाला करना पड़ा, समझ गए। बट ये हमको नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग अगले ट्रिक के ऊपर, जिसका नाम होगा आपका, आप लोग बोलोगे एम ऑसम, ठीक है। ट्रिक का नाम होगा एम ऑसम, एम माने अंकुश मिश्रा, ऑसम माने ऑसम ट्रिक। चलो देखो इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। चलो देखो अभी, अब मान लो, अब आप लोग मान लो कि यहां पर अगर मैं, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब रूट्स निकालना है, तो मुझे दो रूट्स चाहिए, मतलब दो फैक्टर चाहिए ना मेरे, फैक्टर, दो फैक्टर मिलने चाहिए मेरे को। तो मुझे पता है एक तो मेरा फैक्टर होगा -2 और एक मेरा फैक्टर होगा -1। एक्स मत लो, सिर्फ नंबर्स में खेलो अभी, कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके 2 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को -2 और -1 मिल गया, समझ गए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस माइनस करके माइनस का 3x मिलना चाहिए, तो -2 और -1 से मुझे दोनों मिल रहा है। फिर अगला स्टेप क्या करना आपको मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, कोई भी रहेगा, अभी तो फिलहाल 1 ही है, उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में इसका साइन बदल दो, -2 को +2 बना दो, -1 को +1 बना दो, खत्म। दिस इज कॉल्ड मैजिक। मिल गया आपको रूट, मिल गया आपको रूट, समझ गए, आपको क्या मिल गया, आपको रूट मिल गया। आपको रूट क्या हुआ, आपको आपका रूट मिल गया, समझ गए आप लोग। तो ये मेथड आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए। कुछ भी हो जाए ये आपको भूलना ही नहीं है, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, और जरूर से जरूर अप्लाई होगा, समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत है, जैसे कि चलो मैं एक और क्वेश्चन लेके देखता हूं आपको। क्वेश्चन क्या लेता हूं मैं आपके लिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0, मुझे इसका रूट निकालना है, ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। रुको, 9x स्क्वायर नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ मैं इसको, इसको 2x स्क्वायर कर देता हूँ और इसको ले लेता हूँ 9, चलिए ठीक है। मुझे अब क्या निकालना है, मुझे अब इसके लिए अपना रूट निकालना है। तो रूट कैसे मिल जाएगा मुझे, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो कैसे मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे x का क्या चाहिए, रूट चाहिए, मतलब कि ऐसे तो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या 18x स्क्वायर है प्लस में, और प्लस माइनस करके माइनस का 9x है। तो ऐसा दो दो ही नंबर है मेरे पास, -6 और -3, ठीक है, क्या है, -6 और -3 है। नंबर फैक्टर्स मिलने के बाद में क्या करना है, दोनों को a के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दोनों को a के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, ये -3 मिलेगा और ये -3/2 मिलेगा। कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर दो, ये 3 बन जाएगा और ये आपका 3/2 बन जाएगा। ये मिल गया आपको x के रूट्स, क्या मिल गए आपको, ये x के रूट्स मिल गए। चलिए अब इसको ना हम लोग सॉल्व करके भी, अरे बाप रे, अब इसको ना हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। चलिए इक्वेशन क्या था मेरा, 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 9 बराबर 0, ये मेरे हो गए फैक्टर्स। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, क्या मिल जाएगा मुझे, x-3 मिल जाएगा, और मैं यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ भी मुझे x-3 मिल जाएगा। फिर यहाँ से मैंने क्या लिया, 2x-3 निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से x-3 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2x-3 बराबर 0। एक में x-3 मेरा क्या होगा, बराबर 0 होगा,
तो वहां पे x की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, और एक में क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो इससे मेरे को 2x बराबर 3 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। देख रहे हो कहाँ इतनी मगजमारी और कहाँ सीधा बम बम भोले का ट्रिक, एम ऑसम का ट्रिक आपके लिए हाजिर हो गया। समझ गए, बस यही फॉलो करना है आपको। समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सेम क्वेश्चन को लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब सवाल यह है फाइंड सम ऑफ द रूट्स, फाइंड सम ऑफ रूट्स क्या है मेरा, माइनस बी अपॉन ए निकालना है, ठीक है रुको, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी -3, तो माइनस ऑफ -3/1 मतलब प्लस का 3, अल्फा इंटू बीटा, ओके अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा 2/1 मतलब सी अपॉन ए। ओके क्या है मेरा फॉर्मूला, सी अपॉन ए बराबर में 2/1 बराबर में 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया मुझे, मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिल गया मुझे 2। अब मेरा सवाल ये है कि बताइए बच्चों अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा, कंफ्यूजिया गए, क्या हो गए, कंफ्यूजिया गए ना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने थोड़े बेसिक इक्वेशंस के ऊपर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको पढ़ के लेना है, क्या लेना है, ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको पढ़ के लेने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 100% बच्चों को आता होगा पक्का। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर तीसरा वाला क्या है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। ठीक है मैं इसका एक छोटा सा प्रूफ भी दिखा दिए देता हूं, इसको खोलोगे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ऑफ, इसको खोलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है तो ब्रैकेट जैसे आप लोग यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab कितना मिल जाएगा 4ab। समझ गए, चलिए तो वीडियो पॉज करके प्रूफ लिख लेना, छोड़ना मत। ठीक है चलो तो चौथा वाला सवाल क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ओपन, जैसे ब्रैकेट आप लोग ओपन करते हो अभी तो 2ab कैंसिल होगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा जहां मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है चलिए तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आपको याद रखने हैं। अब सबका सवाल होगा सर क्यूब वाला भी तो होता है, तो भैया हाँ क्यूब वाला भी होता है, कहे नहीं होता है, क्यूब वाला भी होता है, हम क्यूब वाला भी बताएंगे आपको। क्यूब वाले में पांचवा आपका आता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ओके ए प्लस बी का होल क्यूब मेरा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला क्या होता है आपका इसका, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। वो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वो मैं आगे डिराइव करने वाला हूं आपके लिए, किससे, किसके थ्रू, बाइनोमियल एक्सपांशन से। चलिए ठीक है चलिए तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आपको याद रखने, ये तो याद ही रखना है आपको, ये भूलना नहीं है गलती से भी। ठीक है चलिए तो यहां तक आपने सब पढ़ लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, इफ सम ऑफ द रूट्स, इफ सम ऑफ द रूट इज 6 and
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is 3, then find difference of the roots, ओके। क्या बोला गया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 6, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 3 और अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अरे भैया अभी तो फॉर्मूला पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा दोनों का डिफरेंस, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बस ए और बी की जगह फिर अल्फा बीटा रख दिया, कुछ नहीं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, इसको यहाँ लो, इसको यहाँ लो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 36 माइनस का 12 बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा 24। ओके, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते ही अल्फा माइनस बीटा कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ 24। ओके, रूट ऑफ 24 मिल जाएगा। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट में, 8 3 जा, ओके 8 3 जा, या फिर 7, हाँ 8 3 जा, और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 2 इंटू 3। चलिए, तो 4 बाहर आएगा तो 2 इंटू 2 रूट 6, अल्फा माइनस बीटा की मेरी वैल्यू क्या होगी, 2 रूट 6 होगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और धीरे 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 करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, अब आ गए हम लोग अपने बाइनोमियल एक्सपांशन के ऊपर। एक लंबी सांस लो, समझ गए, और सांस छोड़ो, धीरे 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 सब होगा अपना। चलिए, अब आ गए हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन के ऊपर। अब जो पीछे पढ़ा था ना सिर्फ दिमाग में रखो, अब आ गए नए टॉपिक के ऊपर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नॉट एक्सपांशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये मुश्किल से और आपका 20 मिनट लेगा। ओके, ठीक है, और 20 मिनट आपकी क्लास चलने वाली है। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें आपका होता है 1 प्लस एक्स रेज टू एन, इसको ओपन किया जाता है, मालूम है किस रूप में मैं ओपन करता हूं इसको ओपन किया जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ओके, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस, ओके, इतना था, फिर 2 इंटू 3, फिर इसके बाद क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4। तो फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू एन, मेरा क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ऊपर 2 है तो नीचे 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अगर 3 है तो नीचे 2 इंटू 3 आएगा, ऊपर 4 है पावर में तो 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, अगर ऊपर एक्स क्यूब है तो साथ में क्या रहेगा, 3 टर्म रहेगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, नीचे क्या आएगा, ऊपर 3 है तो 2 इंटू 3, फिर ऊपर कितना है 4 है तो ऊपर 4 टर्म रहेंगे, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, और नीचे कितना आएगा, ऊपर 4 है तो 2 3 4। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। चलिए, अब आइए, अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं अपने किसी फॉर्मूला में। मानिए अगर मैं बोलता हूं इफ एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 नहीं 3 ले लो, अगर एन की वैल्यू 3 है, 1 प्लस एक्स रेज टू 3 कितना मिल जाएगा, देखो देखो ये कहां तक जाएगा, पहले ही नोटिस करो, 1 प्लस एन की जगह पे 3 रखो, 3x प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय
2 × 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या रखूंगा मैं, 3, 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 और चलो, अरे भैया आई तो 0 बन गया। 3 - 3 क्या बन गया मेरा, 0। 0 बनते ही पूरा ये टर्म पूरा का पूरा 0। भाई टर्म 0 तो छोड़ो, काहे लिखोगे, समझ गए। जब टर्म ही 0 हो गया तो उसको लिखोगे थोड़ी आप लोग, नहीं लिखोगे ना। तो बस ये टर्म इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं रुक जाना, मतलब समझे। पावर 3 है तो x³ तक जाना है, पावर 4 है तो पावर 4 तक जाना है, x⁴ तक जाना है, पावर 5 है तो x⁵ तक जाना है। एक्सपांशन आपको मिल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए सॉल्व करो। 1 + 3x प्लस 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसल, 3x² मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ से देखो 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसल, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसल, 3 - 2 1, मतलब सिर्फ बचेगा x का क्यूब। ये हो गया आपका 1 + x³, ठीक है। अब यह आपका फॉर्मूला 1 + a + b का होल क्यूब ही है, फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप लोग कॉमन निकाल लो जो मैंने अभी लिखाया है। अगर 3x कॉमन निकाले तो आपका बन जाएगा 1 + x, नहीं दिख रहा है, a³ + b³ प्लस 3। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया। ओके, 3ab, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, 3ab × a + b, समझ गए। तो ये आपका 1 + x³ का एक्सपांशन है जो कि प्रॉपर मिला, ठीक है। चलिए अब सेम चीज करते हैं, अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो देखो, जैसे 1 + x³ का फॉर्मूला मिल गया, अब वैसे अगर इफ n = 2 हुआ तो कहां तक जाएगा, पावर 2 तक जाएगा ये। तो 1 + x का होल स्क्वायर बराबर में, ओके, बराबर में कितना मिल जाएगा मुझे, ये 1 + 2x प्लस 2 × 2 - 1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां जाएगा 2 - 2, देखो यहाँ पे 2 - 2 सीधा 0, जाना ही नहीं है, इसलिए पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर x² ही होगी, ठीक है। तो 1 + 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 1, तो यहाँ पे x²। अरे भैया ये तो 1 + x का होल स्क्वायर ही मिल गया, a² + b² + 2ab, 1 + x² + 2x, यहाँ पे डॉट में 1 भी है, ठीक है, डॉट में 101, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मतलब प्रूफ हो गई कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो ऊपर वाला फार्मूला है ये बिल्कुल सही है, वैल्यू पुट करने पे आंसर देता है। चलिए अब जाते हैं अपने अगले और इम्पोर्टेंट पाथ पे, जो मुझे आपको बताना है और सिखाना भी है। बाप रे, क्या हो गया, सिलेक्ट करना तो डिलीट कर दिए। हेलो, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन आती है जो आपको नोट करना है और जरूर से जरूर नोट करना है, भूल कर भी भूल चुक माफी नहीं होगी यहाँ पर, समझ गए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल मतलब एक दो डेरिवेशन आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मेरे एक्स, अगर मेरा जो x का वैल्यू है, इफ माई x इज वेरी स्मॉल देन 1, अगर x मेरा 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा है, अगर मेरा x 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा है तो मेरा क्या बन जाएगा ये, इफ x इज स्मॉलर देन 1, यहाँ पे लिख लो आप लोग, अपनी भाषा में लिख लो, नहीं तो व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, अगर x 1 से, x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, छोटा है, तो माने देन, अगर x1 से बहुत ही छोटा है तो क्या होगा, देन 1 + x⁴n बराबर कितना मिल जाएगा, 1 + nx होगा आपका फॉर्मूला, समझ गए। ये आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, ओके, ये आपका फॉर्मूला होगा अगर x आपका बहुत ही ज्यादा छोटा है 1 से, तो समझ गए। अब वो कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा साइड में टेबल ड्रॉ किया जाए। मानिए हमने लिखा 1 का स्क्वायर जो आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर लिखा आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लिखा आ जाएगा 9, ठीक है।
अब इसी के विपरीत में इनके भैया लोग को लिखते हैं लेकिन पॉइंट में। 0.1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0.01। 0.2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0.04। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा? 0.3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 0.09। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि अगर कोई नंबर 1 या 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करने पे नंबर और ही बड़ा मिल रहा है। अगर कोई नंबर 1 या 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करने पे नंबर और बड़ा मिल रहा है, या फिर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करने पे और छोटा मिल रहा है। मतलब समझ गए? एक सीधी लाइन में बोलता हूं, अगर वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आंसर 1 से बड़ा होगा, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो आंसर छोटा हो जाएगा। समझ गए? फिर से बोलूं, अगर वैल्यू 1, देखो अगर वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो आंसर बड़ा होगा, जिस नंबर का स्क्वायर किया होगा। समझ गए? और अगर नंबर 1 से छोटा है तो आंसर और छोटा हो जाएगा स्क्वायर करने पर। 0.1 से छोटा क्या होता है? 0.01 ना, स्क्वायर किया लेकिन क्या हो गया? और छोटा हो गया। 0.2 का स्क्वायर किया तो और छोटा बन गया। 0.3 का स्क्वायर किया तो और छोटा बन गया। समझ गए? अगर नंबर 1 से छोटा है तो स्क्वायर करने पे वो और छोटा छोटा बनता जाएगा। वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर 1 हमारा बहुत ही, अगर जो मेरा एक्स है वो 1 से बहुत ही छोटा है, अगर मेरा एक्स की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी है तो यहाँ पे ई नंबर तो हमको छोटा मिल जाएगा ना, ई नंबर तो हमको छोटा मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस 1 भी है और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है, मतलब छोटा का भी आधा। अरे भैया कितना छोटा होगा? तो ई टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इग्नोर और निग्लेक्ट देम। भाई जब एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हैं तो एक्स क्यूब को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और एक्स रेज टू 4 तो खत्म, इसको ले ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। समझ गए आप लोग? तो मेरा सिर्फ कितना टर्म बच रहा है यहाँ पे? हमारा सिर्फ बच रहा है इतना सा टर्म। कितना टर्म बच रहा है? सिर्फ 1 प्लस एन एक्स मेरा बच रहा है, क्योंकि ये सारे टर्म को तो जीरो करना पड़ेगा, लगभग जीरो के नजदीक ही पहुंच जाएंगे। ये महाशय भी हमारे क्या होंगे? ये महाशय भी हमारे इग्नोर होंगे, और ये वाले महाशय तो खत्म होंगे, सीधा खत्म, टाइटेंड हुस फूस एकदम। समझ गए? तो सिर्फ मेरा 1 प्लस एन एक्स बच गया है। अब देखो, अब अगर आपके n की वैल्यू मान लो माइनस में हुई तो क्या करोगे? भैया तो कुछ नहीं कर रहा, पुट कर देना है। तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन है, तो n के जगह पे माइनस एन लगाओगे आप लोग, कितना मिल जाएगा? माइनस एन, ठीक से लिख दो यार। ओके, तो 1 माइनस एन एक्स मिल जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस एन लग गया ना, कुछ नहीं हुआ बस। समझ गए? इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है, दो शब्दों में आपको मुझे समझानी है बस। समझ गए हो तो समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको और ना आपको। समझ गए? अब आइए इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखना है हमको, ऐसे नहीं कि मैंने हवाई बातें की हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखते हैं। चलिए, मानिए मैंने नंबर लिया है 1.3 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा बताइए? क्या मिल जाएगा? 1.69 मिल जाएगा, आराम से बता लोगे आप लोग। मानिए मैंने आपको दिया है 1.003 का स्क्वायर, आप कैसे निकालोगे? आइए पहले इसको हम लोग कैल्सी से करके देखते हैं। कैल्सी से करने के बाद में हम लोग इसको किससे देखेंगे? किससे देखेंगे? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से देखेंगे। आइए चलिए, देखिए क्या है, 1.003 मल्टीप्लाई बाय 1.003, कितना मिल गया? 1.006। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर इसका, कितना मिल गया? 1.006009। अब मेरे को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स है ना, अब मेरे को उससे अप्रोक्स इतना आंसर निकालकर दिखाना है। चलिए, मुझको अप्रोक्स इतना आंसर निकालकर दिखाना है तो मैं दिखा दूंगा। चलिए आइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.003 का होल स्क्वायर। कंपेयर किससे कर सकता हूं मैं इसको? 1 प्लस एक्स रेज टू एन से। यहां पर 0.003 1 से बहुत ही छोटा है, ओके, तो 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा ना, फॉर्मूला सीधा बन जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू 1 से बहुत ही ज्यादा छोटी है, ठीक है। जब 1 से वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है
तो 1 प्लस 0.003 का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.003 कितना मिल जाएगा 1 प्लस 0.006 मीन्स 1.006। और ये यहाँ पे ना एक काम करना, जरा पीछे जाओ, जरा पीछे जाओ आप लोग। यहाँ पर ना ये ना रुको, यहाँ पर ना आप लोग ना बराबर मत लगाना, ठीक है। वेट, थोड़ा मैं इसको काट ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ये अप्रोक्सीमेशन है ना, तो इसको ना सीधा सीधा अप्रोक्स मतलब ऐसा वो साइन नहीं होता अप्रोक्सीमेशन वाला, वही वाला साइन लगाओ यहाँ पे यार, तभी तो ये सही बनेगा, ऐसा वाला, समझ गए। अप्रोक्सीमेशन वाला ये होता है बराबर, और ये आड़ा टेढ़ा लाइन होता है अप्रोक्सीमेशन, समझ गए। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे भी आंसर मेरा मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन के टर्म में, कि अप्रोक्स मेरा 1.003 मेरा होगा, अप्रोक्स मेरा 1.003 का होल स्क्वायर होगा 1.006। अरे 0.9 बहुत छोटा हो गया यार, 0.9 छोड़ो, मिल गया ना आंसर प्रॉपर। समझ गए इसका यूज, ब्रह्मास्त्र है ये, छोड़ना मत इसको, कैलकुलेशन में बहुत काम मिलेगा आपको इसका, समझ गए। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1.009 का क्यूब करते हैं भैया, सीधा क्यूब करना, आप छोड़ो क्यूब, सीधा क्यूब करते हैं। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 प्लस 0.009 का क्यूब, ओके क्यूब होगा, कैसे मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेशन से कितना मिल जाएगा, देखो अप्रोक्सीमेशन से कितना मिल जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.009, अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस 0.027 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आंसर 1.027 अप्रोक्सीमेशन किसका क्यूब है, ये 1.009 का क्यूब है। चलिए कैल्सी से भी करके देख ही लेते हैं हम लोग, आइए आइए 1.009 1.009 मल्टीप्लाई बाय 1.009 मल्टीप्लाई बाय 1.00009, देख रहे हो 1.027। आगे का नंबर छोड़ दो ना, कोई मतलब नहीं, अप्रोक्स तो कितना है 1.027, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को अब अप्रोक्सीमेशन निकालने में तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं आपको अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे के जाता हूं, जो कि लगभग चैलेंजिंग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे देखिए होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, तो एक बक्से में बंद कर देता हूं मैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नक्की सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको 997 का क्यूब रूट बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.004 का रूट बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका 1.006 का क्यूब रूट बताना है, ओके। और चौथा क्वेश्चन है आपका 1.002 का भी आपको रूट बताना है, ठीक है। तो ये सारे आपको निकालने हैं। अरे रूट माने 1/2 सीधा है कि आपको n की वैल्यू रखनी है, समझ गए। सॉरी बच्चों, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए यार, अगर होगी तो क्या हो गया, निपट लेंगे उससे, ठीक है। तो अगली बार हम लोग होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली बार हम लोग होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जितना भी कुछ मैंने आपको सिखाया है वो सारी चीजें बातें आपको याद में रखनी है, ओके। वो सारी चीजें और सारी बातें आपको याद में रखनी है, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपके खून में मिल जाना चाहिए, एकदम खुल जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे अगली बार, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे मे बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाटा बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद लगा, लेक्चर अगर अच्छा लगा तो
इसको लाइक भी कर लो। और इसका पीडीएफ का भी आपको जो लिंक है, मतलब कि जो मैंने सिखाया सेम पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, मे बी इसी वीडियो में या फिर अगली वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।